बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डीएसपी। अच्छा, अभी हम जो है अपने लास्ट लेक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी हमारा मेजर टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको मैं डिस्कस करूंगा, वो हमारे एग्जाम्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वो था जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हमने डीएफटी को डिस्कस किया था कि डीएफटी क्या चीज़ है। अच्छा, अब डीएफटी को हमने किया, उसके मैंने प्रॉब्लम्स भी करवाए हैं और जो करके दिखाए हैं, और कुछ जो है आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम्स के हवाले से भी। अच्छा, फिर जिस तरीके से हम करते थे ना फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर या फोरियर सीरीज, हर एक की प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो डीएफटी एंड में भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कुछ तो प्रॉपर्टीज हमारी वही सेम है जो पहले वाली है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना है, जो इसमें तो डिफरेंट है बनस्पत जो हमारे उस पे, वो कौन सी है। ये आपके सामने जो 3 हाइलाइटेड प्रॉपर्टीज है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसमें, लीनियरिटी, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, ये है। जो 2-3 चेंज थोड़ी बहुत जो चेंज प्रॉपर्टी है वो है हमारी प्रॉपर्टीज कहलाती है टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और उसके कन्वोल्यूशन। इसमें चेंज क्या है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की ये है कि हमने कहा था कि हम जो डीएफटी मालूम करते हैं तो हम एक सैंपल्ड डेटा लेते हैं। मतलब जो ऐसी सैंपल डेटा होती है जो कि आपके डिस्क्रीट टाइम जो में जो सिग्नल होती है उसका एक जो हम डेटा सैंपल लेते हैं। तो जब हम डेटा सैंपल लेते हैं तो वो पीरियाडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो उस पीरियाडिक नेचर में होने का मतलब ये है कि मैं यूं कहूं कि ये 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3। अब ये 3 डिफरेंट आपके पास हो गए है, तो एक ही ये इसका सैंपल, मतलब इसमें ये शिफ्ट करूंगा तो इसका जो थर्ड एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ऐसे ही होगा। ये बात कुछ कुछ पल्ले पड़ी। जी सर। मतलब एक चीज रिपीट हो रही है ना, अब हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ पहले सिंपल सिटी के लिए, एक ये, ठीक है। अब मैं इसको एक शिफ्ट करूंगा तो इसका जो सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, फिर और शिफ्ट करूंगा तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक किस्म का सर्कुलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस वजह से जो शिफ्टिंग होती है उसको भी हम कहते हैं सर्कुलर टाइम शिफ्ट, और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में होता है उसको भी हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहते हैं, और जो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास कन्वोल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ये डीएफटी की प्रॉपर्टीज में है। क्यों, डीएफटी के जो नेचर है पीरियाडिक है, पीरियाडिक होने की वजह से ये होता है कि आपके पास जो आउटपुट आता है, जो आउटपुट आता है उसमें आपके पास वो जो सिग्नल्स हैं वो रोटेट होना शुरू आ जाते हैं। ये कुछ बात पल्ले पड़ी, ठीक है। सही है सर। ओके, तो ये जो हमारे सर्कुलर, ये देखो आपके सामने है इसके कॉम्बिनेशन। अब ये देखो एक सिग्नल है, अब 3 उसके डिफरेंट हाई हैं तो एक ही, ये एक सर्किल है, उसको रिपीट करें तो दूसरा तीसरा एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें अब इस अभी ना हम चेक करें टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी को। अब बताएं, हमने इस सिग्नल को उठाया, ठीक है। इसमें आपने किया शिफ्ट, शिफ्ट करेंगे तो आपका जो ओवरलैप किसके साथ सिग्नल होगा, इनमें से कोई वैल्यू आएंगी। ये देखो ये आ गया, तो ये क्या हुआ एक्चुअली में, ये पार्ट आ गया, ये वाला, इसके आगे का पार्ट है। ये वाला पार्ट। मतलब आपका जिस तरीके से ना एक वो हम कोई, आपको मैं यूं समझाऊं कि चेन होती है ना, चेन या ऐसे रोटेटिंग कोई चीज होती है, उसको अब मिसाल दो, ये एक चीज इधर लगी हुई है, एक चीज इधर लगी हुई है, एक चीज, मैं इसको 3 से समझाता हूँ। ये 3 मिसाल दो, एक एलिमेंट ये, दूसरा दूसरा ये, तीसरा ये। इसको आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये बिल्कुल सिनेरियो ये ऐसे ही हो रहा है, इस वजह से इसको सर्कुलर टाइम शिफ्ट कहते हैं। और क्योंकि सही है।
आई बात, ये क्लियर होगी बात? आप ज़हन में थोड़ा सा इमेजिन वो चीजें करेंगे तो और आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। यस सर। ठीक है, अच्छा जी सर। अब जो हमारे पास जस्ट 1 सेकंड, ये कॉल आ रही है मुझे। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। LTFS property. हेलो हेलो यस सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस हो गई थी। थोड़ा एग्जाम्स के मैटर चल रहे हैं। अच्छा, सो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में भी ऐसे ही, क्योंकि डीएफटी की जो खास बात ये थी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है ना, वो भी पीरियोडिक है। एक तो होता है टाइम डोमेन में के बाद जब हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है वो भी पीरियोडिक है। ठीक है? तो उस वजह से जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आती है उसमें भी एग्ज़ैक्ट सेम यहाँ पर जिस तरीके से होता है ना, वही सिनेरियो होता है, मगर वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और यही वजह है इसको वो बन जाता है आपका सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। बात क्लियर हो गई? ठीक है? यस सर। अब जो थर्ड और हमारा इम्पोर्टेंट जो जिस पे मेरे प्रॉब्लम्स करवाने हैं, वो है सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अब क्योंकि हमारी सर्कुलेशन जो हमारी क्या कहते हैं कि जो कन्वोल्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? हम शिफ्टिंग
एंड मल्टीप्ली शिफ्टिंग एंड मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में यही हो रहा होता है ना सर्कुलर कन्वोल्यूशन में। अब क्योंकि टाइम शिफ्टिंग सर्कुलर हो गई है तो इट मीन्स जो आपके पास जो रिजल्टेंट में कन्वोल्यूशन आएगा वो भी सर्कुलर होगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ पे जो आपके पास जो आता है वो बन जाएगा सर्कुलर कन्वोल्यूशन। सर्कुलर कन्वोल्यूशन अगेन वही दो डिफरेंट सीक्वेंसेस के दरमियान जो है हम मालूम करते हैं। तो उसका जो बेसिक फार्मूला अगेन वही है, मगर जो एन इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका पीरियड कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद वो रिपीट होता है। तो उस यहाँ पे शो किया हुआ है एज ए एन के तौर पर। ये बात समझ में आई? क्योंकि जब हम पीरियडिक की बात करते हैं उसका कुछ ना कुछ पीरियड होगा, क्योंकि ये है आपका डिस्क्रीट डोमेन में। तो डिस्क्रीट डोमेन में जो आपका पीरियडिक है वो n बन जाएगा। आई बात समझ में? जी सर, ठीक है। ओके, तो हम जो है ये उसका होगा फार्मूला। अब फार्मूले में हम ये तो है, मगर इसको मैं आपको करवाता हूँ प्रॉब्लम, ताकि उससे आपको चीजें मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे शेयर जी सर। करता हूँ वो प्रॉब्लम, ताकि चीजें जो है हमारे लिए मुश्किल ना हो, इजी हो जाए समझना। अच्छा, अब इस चीज को मैं आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, उस पे देखना है। अब ये देखें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हम आ जाते हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन में। अब सर्कुलर कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, ये एक सिग्नल है जिसका डीएफटी लिया, उसका एक्स ऑफ के हो गया। ठीक है, जिस तरीके से हम नॉर्मल लेते हैं। वाई ऑफ एन एक सिग्नल है डिस्क्रीट डोमेन में जिसका फोरियर डीएफटी लिया, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो वाई ऑफ के आ गया। और जो कन्वोल्यूशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है उस चीज का, हमने वो क्या। चेंज हो जाता है ना, था वो तो चेंज हो जाता था। नहीं, जब जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनको हम क्या करते थे कि वो हो जाता था, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये तो बिल्कुल हम पढ़ के चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। याद नहीं है भाई? फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं तो टाइम डोमेन में जी ऑटोमेटिकली सर। कन्वोल्यूशन हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी वही की हुई है कि सिंपली हमने सपोज किया एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन दो सिग्नल्स हैं, इनके हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन लिया डीएफटी, तो हमारे पास एक्स ऑफ के वाई ऑफ के। अब मुझे लेना है कन्वोल्यूशन, इट मींस कन्वोल्यूशन जो होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो एक्चुअल में समझोगे जो वाई टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो गया, ये वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और इनका इनवर्स भी यही होगा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में का डीएफटी इनवर्स लेंगे एक्स ऑफ एन हो जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाई ऑफ के का इनवर्स लेंगे तो वो हमारा वाई ऑफ एन हो जाएगा। तो टाइम डोमेन में हमारी जो अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको हम इनवर्स करेंगे तो टाइम डोमेन का हमें जो सिग्नल मिलेगा वो कन्वॉल्व सिग्नल होगा। ठीक है, ये एक सिंपल जो है हमारा, और इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस डिफरेंस जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वो यहाँ पर ये आएगा कि एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन, ये जो स्टेरिक बना हुआ है इस पे सर्किल है, ये सर्किल इंडिकेट करता है कि ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन है। ठीक है, अगेन फार्मूला यहाँ तक तो सेम है, मगर जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, मोड एन। ठीक है, मोड एन का मोड मतलब है। क्या, इसको मैं यूं समझाता हूँ, ये सिंपल देखे 1 2 3 4 5। मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे जी। 3 सीक्वेंस वाला ये चाहिए, मतलब नंबर है, इसका एन समझो कि 3 हो गया मुझे चाहिए। तो ये जो 4 एंड 5 है ना, मैं दोबारा इसके साथ यहाँ पे मल्टीपल ऐड करवा दूंगा, ये हो जाएगा 5 और 3 और 2 7 और 3 5 7 3। अब क्या हुआ, मुझे जो इसका आउटपुट 5 एलिमेंट्स का आउटपुट था मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही जो मोड एन करते हैं, मोड एन का मतलब है कि जो हमारा जो लीनियर कन्वोल्यूशन है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सर्कुलर कन्वोल्यूशन में। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि जो आपका जितना पीरियड होता है, जो उसका एन की वैल्यू होती है, वो जो लीनियर कन्वोल्यूशन को कन्वर्ट करना होता है उसमें। तो उसको उस वजह से ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है।
तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवाता हूँ, एक फिर आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, एक इलस्ट्रेशन ऑफ जो आपके पास एक सिग्नल का क्या हुआ है। अब पहले स्टेप में इसमें ना दो स्टेप्स हैं कि पहले स्टेप में ये है कि आप जो है दोनों सिग्नल्स को सर्कुलर फॉर्म में लिखें, या इसको और भी अगर मजीद आसान करना हो तो ये देखें। ठीक है, यहाँ पर इसको देखें, नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। ओके, तो ये एक सिग्नल है, दूसरा ये सिग्नल है, इन दोनों को लेना है कन्वोल्यूशन। एरो इंडिकेट कर रहा है कि 0 पोजीशन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले इन दोनों सिग्नल्स को जो x ऑफ n1 है और इन दोनों सिग्नल्स को हमने सर्कुलर फॉर्म में लिखा। कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे? ये स्टार्ट हुआ x0 पोजीशन पे, x1 पोजीशन पे, x2 पोजीशन पे, जो वैल्यूज हैं वो लिख दी, और x3 पोजीशन पे। चारों एलिमेंट आ गए। ये देखो, ये 2 1 2 1, ये यही दिया हुआ था, 2 1 2 1, सही है। इसी तरीके से 1 2 3 4, ये जो है ना इस एलिमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3। ये 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकंड पोजीशन पे 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे 4। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। कन्वोल्यूशन में हम क्या करते यस थे? सर। कन्वोल्यूशन में हम ये करते थे कि एक सिग्नल को हम फ्लिप करते थे, ऐसे ही था। तो सर ये n की वैल्यू कहाँ से है? अभी मैं बताता हूँ ना इसमें। अब हम सर ये कन्वोल्यूशन में x आप बोले बोले। x ऑफ n जो है वो 1 इक्वल्स टू 1 है। हाँ, x ऑफ तो सर यहाँ पे n कहाँ से आ रहा है? एन तो हमेशा 0 1 2 सिक्वेंशियली स्टार्ट होता है ना, उसकी पोजीशन अच्छा तो अच्छा हमें अच्छा, सही है सर, ये वही है। सैंपलिंग जो होता है ना, हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस पोजीशन में जो वैल्यूज है ना वो हम लिखते जा रहे हैं जो हमें गिवन है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये क्वाइट पॉसिबल आपको 4 3 2 1 दे दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम होगा, बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ठीक, अब कन्वोल्यूशन में क्या होता था, हम एक सिग्नल को फ्लिप करते थे। फ्लिप का मतलब टाइम रिवर्सल करते थे, तो इसको हम टाइम रिवर्सल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो काउंटर क्लॉकवाइज था ना, अब वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ना, काउंटर अगर एक होता है ना, एंटी कैसे होगा, टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो टाइम फॉरवर्ड जा रहा था उसको रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो काउंटर क्लॉकवाइज था उसको भी क्लॉकवाइज कर दिया। बात क्लियर हो गई? तो इसको कैसे ठीक है किया, यस सर। यही सेम देखो यहाँ पर जो इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यही जो सेम है आपके पास, मैं इसको अब देखें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा था ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज, अब 0 से स्टार्ट करें, इसको क्लॉकवाइज कर दें। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, तो ये वही एग्जैक्ट सेम हुआ है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, ये दोनों काम हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, जो फोल्डेड सीक्वेंस के बाद हम क्या करते हैं, उसमें प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते थे। फोल्ड किया, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर एक शिफ्ट, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एक शिफ्ट, फिर मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही था। सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम यही हो रहा है। तो पहले ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो कितना आया 4। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आया 6। ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आया 2, एंड सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये आंसर आया। तो ये आपका हो गया एक एलिमेंट, जो कन्वोल्यूशन का जो एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं? हेलो हेलो, सर ये वाली समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? अच्छा, कोई इशू नहीं। ये वाला समझ में आ गया, इसमें टाइम रिवर्सल हो गया। सही है। अब क्या करना है,
ये जो ओरिजिनल सिग्नल है और ये फ्लिप्ड सिग्नल है, उसमें हम क्या करते थे, पहले ओरिजिनल सिग्नल लिखते थे, फिर फ्लिप करके यहाँ पे लिखते थे ना दूसरा सिग्नल, फिर उसके बाद जो उन दोनों के दरमियान कॉमन टर्म्स हैं, जो कॉमन एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में आते हैं, उसको हम प्रोड मल्टीप्लाई करते थे ना, याद है ना? जी तो समीशन करते थे, मल्टीप्लाई करके समीशन करते थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये ओवरलैप हुआ है इससे, पोजीशंस को देखना है आपको, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसको जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो जो एलिमेंट एग्जिस्टिंग है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उस पोजीशन पे लिखते जाएं। अब बात क्लियर हो गई? अब सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये करके इनको करें सम, 6 4 2 2 कितना बनेगा? 10 2 12 तो 14 14। 14। इट मीन जो कन्वोल्यूशन था उसका पहला एलिमेंट हमें मिल गया जो 14 है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अब हम उसमें क्या करते थे, हमें इस तरह एक एलिमेंट मिल जाता था तो उसके बाद हम दोबारा क्या करते थे, उसको शिफ्ट करते थे। तो यहाँ पे शिफ्टिंग का मतलब है रोटेशन। आई बात समझ में? अभी इसी सही है। सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं, ये जो ये है सीक्वेंस, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। रोट मतलब जिस तरह नॉब में हम एक होता है ना, एक सर्किल में घूमती हुई नॉब होती है, तो पहले 0 पोजीशन जहाँ पे थी उसको, अब उसको यहाँ पे घुमा के रख दो, तो बाकी भी एलिमेंट उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे ना। सही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसको एक नॉब समझो कि शिफ्ट किया बाय वन सीक्वेंस, बाय वन यूनिट, लिखा हुआ है 1 माइनस एन। हमने जब 1 किया तो यहाँ पर ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इसको क्या करेंगे, जो शिफ्टेड इंपल्स को दोबारा हमारी जो ओरिजिनल वो जो सिग्नल था जो कि हमने फोल्ड नहीं किया था, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों एक साथ मुश्किल में आएंगे, मगर आई होप कि नजर आ रहा है ये। इसके इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन के साथ जो जो भी एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई करवाएं, क्या क्या आता है? 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, क्योंकि ये इसमें जो ये फिजिकल इसकी पोजीशन की, ये इसके साथ, ये 8 हो गया, देखो 8, ये ऊपर 8 और वाला 1 4 और ये 4 आ गया, 14। और नीचे वाला भी कुछ तो ना कुछ। नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। अब नजर आ गया 1 और 3 3। अब इसको करें सारे एलिमेंट्स को सम, क्या आंसर आएगा? 17 होगा। 17। देखते हैं क्या आंसर आता है, वहां पे 17 है, जो सेकंड एलिमेंट हमारा 17, हाँ सॉरी मेरे को याद है, 16। एक दफा चेक करें आपसे, कहीं एडिशन में तो मसला नहीं हुआ। 8 सर 1 1 से होगा, 1 हो जाएगा। 12 12 और 4 16 ही होंगे ना। 8 और 4 12, 12 और अच्छा 3 सही है। 11 और 1। ठीक है, 1 को मैंने 2 टाइम फिल किया। सही है। अच्छा, जी सर। अब इसी नॉब को दोबारा एक दफा शिफ्ट करें, 0 पोजीशन जो पहले यहाँ पर थी, अब इसको और दफा शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर आ गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स है उस हिसाब से वो हो गए, मतलब सर जो। ये कब तक शिफ्ट करते रहेंगे? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब तक कि हम दोबारा सेम पोजीशन पे ना आ जाए, वो ये 0 तब पोजीशन तक पे। तो दोबारा शिफ्ट। आगे बात समझ में? सर ये जो फर्स्ट जो था वो लास्ट वाला प्रोडक्ट से पहले वाली जो फॉर्म बनी, वो फर्स्ट फॉर्म ही है? किसकी नहीं बात कर रहे हैं, दोबारा रिपीट करें। सर, ये शिफ्टिंग थोड़ी बहुत ना, कि कब तक शिफ्टिंग होते रहेगी है। शिफ्टिंग ये हो गया कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था शिफ्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, जी यहाँ से स्टार्ट यहाँ किया से था। स्टार्ट किया था, हमारे पास शिफ्ट हो गए, ये 0 पोजीशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पर, फिर हमने शिफ्ट करेंगे 0 पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, फिर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद जब हम शिफ्ट करेंगे तो सही है। यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर एग्जैक्ट वही सिग्नल बन जाएगा जो पहले वाला था। ठीक है, तो फिर उसकी जरूरत ही हम्म। नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब तक के इसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूरे ना हो जाए, तो इसका थंब रूल हम यूं इजीली समझ सकते हैं कि मिसाल लो 4 एलिमेंट है ना, तो आपको 3 दफा रोटेट करना पड़ेगा उसको, ये 1 2 3। अगर 6 एलिमेंट है तो 5 दफा। आई बात समझ में? n-1 हो जाएगा। हाँ, सही है। ठीक है, तो इसको हमने दोबारा शिफ्ट किया, जो 0 पोजीशन यहाँ पे थी हमने यहाँ पे निकाला, तो ये भी हमने कर दिया। अच्छा,
अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? ये तो दूसरी शिफ्ट की हमने, ये आ गया एलिमेंट, उसके रिस्पेक्टिवली हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया। तो सर इसको डायरेक्ट अगर शिफ्ट किए बगैर आंसर लिख दे। नहीं, ऐसे आंसर सही नहीं होगा, और प्रोसीजर पता करना है ना। वो तो फिर तो जरूरत क्या है, मुश्किल से मुश्किल ऑलरेडी हुए हुए हैं, मगर मेन चीज ये है कि हमें जो है ना प्रोसीजर सीखना है। अच्छा, समझना है। अच्छा, फिर यही सेम काम जो ओरिजिनल सिग्नल था ना, जो ऊपर चला गया, उसके साथ रिस्पेक्टिवली आपको करना है मल्टीप्लाई। उस पोजीशन पे जो जो एलिमेंट पोजीशन होंगे वो करेंगे, ये आंसर आएगा, फिर इनको सम करेंगे तो हमारे पास इसका एक और एलिमेंट मिल जाएगा। फिर लास्ट शिफ्ट जो है आपका करेंगे यहाँ पर, ये वाला। जब ये एक और नॉब को जीरो को इस पोजीशन पे आ गया, उसके बाद फिर हमें जरूरत नहीं है, देखो थ्री दफा पोजीशन में आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? जो ओरिजिनल सिग्नल था हमारा, जो बिल्कुल ऊपर अब चला गया, नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसके साथ इसकी पोजीशन से। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके हिसाब से आपके पास ये आ जाएगा। तो उनको फिर ये एलिमेंट सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये कितना आएगा? 11 और 12 और 4 16। लास्ट एलिमेंट 16 है, ये देख रहे हैं? यस सर। ये पूरी बात समझ में आ गई? और यही सेम काम ना यहाँ पे थोड़ा सा और भी आसान तरीके से किया हुआ। इसमें क्या किया हुआ है, डायरेक्टली दोनों सिग्नल्स को एक ही सर्किल में शो किया हुआ है, ताकि चीजें ना थोड़ी सी इजी हो जाए समझने में। मिसाल लो, पहला सिग्नल जो है उसको 0 1 2 3 4 5 6 7 इस पोजीशन पे किया हुआ है। तो दूसरा जो सिग्नल है उसमें क्या किया हुआ है, एक काउंटर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी तो ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये क्यों किया? क्योंकि एक सिग्नल को हमें क्या, हमने पहले क्या किया था, अज्यूम कि दोनों को काउंटर क्लॉकवाइज हमने क्या किया था, लिखा था, फिर एक करेंगे। सिग्नल को हमने क्या किया था, टाइम रिवर्सल किया था, तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर जो आपके पास ये क्लॉकवाइज है, और ये जो इन अंदर है काउंटर क्लॉकवाइज है। बात समझ में आई? अब इसको, सही है। इसमें हमने कोई शिफ्ट नहीं की है, इट मींस n इज इक्वल टू 0 पोजीशन है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो जो भी आप ना इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, जो जो जिस तरीके से हमने अभी किया था। ओके, अब इसमें n इज इक्वल टू 1 कौन सा होगा, मतलब जो n इज कन्वोल्यूशन का जो आउटपुट है उसमें n इज इक्वल टू 1 पोजीशन पे कौन सा रिजल्ट लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपने काउंटर क्लॉकवाइज किया था इसको फिर एक और शिफ्ट कर दे। ये देख रहे हैं, यहाँ पे 0 पोजीशन यहाँ पे थी ना, अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सिर्फ अंदर वाले को। इसी तरीके से फिर एक और शिफ्ट कर दिया, फिर तीसरी, इस तरीके से इसमें 7 दफा शिफ्ट हुआ है। उसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात करेंगे हम दोबारा इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। सर अंदर वाला सिग्नल सिर्फ रोटेट हो रहा है बस। हाँ, मतलब एक सिग्नल को हमें रोटेट करना है। तो जो अच्छा। मैंने, हाँ, जारी बात है, उसको वो कौन सा रोटेट करेंगे जिसको हमने वो फिलिप किया है। तो इसमें फिलिप कौन सा किया सही हुआ है? सर। क्योंकि इसमें इसने जो नॉर्मल पोजीशन ली हुई है वो ये ली हुई है कि 0 1 2 3 दोनों को पहले काउंटर क्लॉकवाइज करवाया, फिर इंटरनल वाले को काउंटर क्लॉक कर दिया रिवर्सल के लिए। बात समझ में आई? सही है। ठीक है। अच्छा, अब यस सर। यही चीज इलस्ट्रेट करने के लिए इसको एग्जांपल को देखें। अब ये जो है ना, एक x ऑफ n और y ऑफ n दो जो है आपके पास सिग्नल्स है, सिग्नल्स है। ठीक है, और ये कितने हैं, 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट, वही जो हमने अभी किया। तो इसमें से जो आपको आउटपुट निकालना है वो कैसे निकलेगा, वही कि इनको पहले क्लॉकवाइज करो। तो इसको ध्यान में रखें, समझो कि ये पोजीशन है इस सिग्नल की, 0 पोजीशन पे आपके पास क्या है रिजल्ट 1, n इज इक्वल टू 1 पे आपके पास x ऑफ 1 जो है -1 है, x ऑफ 2 जो है -1 है, एंड सो ऑन करके ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब कन्वोल्यूशन में अगर यहाँ पे अगर जनरल फॉर्मेट देखें तो क्या है कि 0 पोजीशन पे 0, 1 7 के साथ, 2 6 के साथ, 3 5 के साथ, 4 4 के साथ, 3 5 के साथ एंड 2 6 के साथ, ऐसे ही है।
यस सर। जब तो इसका मतलब है जो आपके पास आउटपुट Z 0 आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, 0 0 के साथ, 1 7 के साथ, 2 6 के साथ, 3 5 के साथ, 4 4 के साथ एंड सो ऑन करके मल्टीप्लाई करवाएंगे उनके उन पोजीशन पे जो जो भी वैल्यूज है, और जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो हो जाएगा आपका आउटपुट का 0 पोजीशन। बात क्लियर हो गई? सही है। यस सर। अच्छा, ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन हमने कर ली। अब हमने क्या करना है, इसको एक और शिफ्ट करना है। शिफ्ट हमने कर लिया। जब इसको आपने शिफ्ट किया तो आपके पास 0 1 के साथ हो गया, 2 7 के साथ, 3 6 के साथ, मतलब एंड सो ऑन करके। तो 0 1 के साथ, पहले 0 0 के साथ था ना, अब क्योंकि शिफ्ट हो गया है तो अब 0 1 के साथ, 1 0 के साथ, ठीक है, 2 7 के साथ, 3 6 के साथ। बात समझ में आ रही है मेरी? यस यस सर। तो उसको साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट का आएगा। ठीक है। सही है सर। और सिमिलरली फिर Z2, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, Z2 के लिए क्या करना दोबारा पड़ेगा, रिपीट करना होगा। कितनी शिफ्ट तो करनी ये थर्ड चाहिए? वाला सर्किल लेना पड़ा होगा। हाँ, मतलब इसमें शिफ्ट कितनी होगी, n इज इक्वल टू 2। और जीरो पे Z3 के जीरो लिए पे टू। Z यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आउटपुट में इसने हमसे ये जो इसको नॉमिनेट, जो कन्वोल्यूशन को इसने नॉमिनेट किया हुआ है वो एज ए Z किया हुआ है। इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A B C जो भी रखे उससे नॉमेनक्लेचर से फर्क नहीं है, मेथड यही रहेगा। और इसी तरीके से सेम वे में पूरे Z3 4 5 6 7 तक, क्योंकि 7 के बाद जब आप 8 शिफ्ट करेंगे दोबारा 0 पोजीशन पे आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई? सर यस सर। सर ये स्टेप हाँ, मतलब इनको एक्स ध्यान में ऑफ रखें। एन के लिए होंगे, हाँ, वाई ऑफ एन के लिए भी होंगे। हाँ, मतलब एक को काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरे को क्लॉकवाइज। और ये ध्यान में रखिएगा कि शिफ्टिंग किस तरफ करनी है, उसका जो दारोमदार है ना वो इस पे है, किस पे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैंने दोनों तरीके से आपसे करवाया। एक, पहले हमने नॉर्मल पोजीशन ली थी काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब यूं, और फ्लिप करके उसको क्लॉकवाइज किया था, ऐसे ही हुआ था। फिर उसके बाद जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना, वो शिफ्टिंग आपकी काउंटर क्लॉकवाइज होगी जो आपने नॉर्मल पोजीशन रखी थी। बात समझ में आई? अब इसमें हमने नॉर्मल पोजीशन कौन सी रखी है, क्लॉकवाइज। और इंटरनल जो शिफ्टिंग की है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इस वजह से जो फ्लिप किया है, तो इस वजह से जो आपकी शिफ्टिंग होगी ना वो क्लॉकवाइज होगी। सही है। समझ में आ गई बात? तो ये जो है आपका कन्वोल्यूशन काउंट। अब इसके डिफरेंट आप एग्जांपल्स मतलब कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल दो, ये एक सिग्नल है और ये जो मोड एन जो आपको ना अब यहाँ पे देखो समझ में आएगा, इसमें एन कितना है, 7, ठीक है, एक्स ऑफ एम सिग्नल है। अब इसमें हमने मोड एन लिखा, इट मीन सिग्नल जो एक्चुअल में है आपका 7 तक ही है, मगर हम जब शिफ्ट करते हैं तो 7th एलिमेंट जो है ना आपको 0 एलिमेंट बन जाता है। ये यही इलस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो आपके पास n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पोजीशन पे जो वैल्यूज है, इसको किया है एक शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 करके एक शिफ्ट किया है। अब n शिफ्ट किया है तो क्या हुआ, ये देखें, पहले इसको किया फिलिप, फिलिप किया है तो ये क्या हुआ, 7 पोजीशन पे जो था एलिमेंट वो 0 पोजीशन पे आ गया, जो 0 पे था वो 7th में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? उसके बाद क्या क्या हुआ, इसको यस किया सर। हुआ शिफ्ट। तो शिफ्ट जब हम कर रहे हैं तो ये देखो, यहाँ वाला एलिमेंट जो है आपका खत्म हो गया, ये वाला, और ये वाला ये आ गया। एक्चुअली में कुछ भी नहीं, ये वाला समझो कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये एग्जैक्ट यही यहाँ पे वो शो किया हुआ है। बात क्लियर हो गई? ये बिल्कुल सेम ही है जो पिछला, मतलब एग्जांपल हम सर्कुलर में कर रहे थे, अब ये सर्कुलर को यहाँ पे इसने लीनियर में यहाँ पे शो करवाया हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट काम ये वही हो रहा है कि आप मत समझो कि एक को धक्का दे रहे हैं ना तो आगे वाले खुद ही घूम के आ जाते हैं, जो लास्ट वाला एलिमेंट पहले में चला जाता है, फिर सो ऑन। ये सर्किल होता है ना, घूमता रहता है इस तरीके से। बात क्लियर होगी? सही है सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन?
नो सर, सर एक चीज पूछनी थी जी जी पूछे। सर। वो ये दो मेथड्स है ना, इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है क्वेश्चन के ऊपर? दो मेथड्स, हाँ मतलब नॉमेनक्लेचर उसको आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास लिखने का तरीका ये है कि काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, पर उस हिसाब से चीजों को सेटल करना है। बाकी आपके सामने है, मैंने दोनों तरीके करवा लिए हैं। ये बुक से करवाया है, ठीक है, बुक में आप इसको देख सकते हैं इजीली। दो ये 4 एलिमेंट का है और ये जो हमने किया है ये 8 एलिमेंट का है। सही है। सही है। अच्छा अब सही ये है। तो ये दोनों जो दोनों तरीके से हो सकते हैं ना? हाँ हाँ दोनों तरीके से हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मैंने दोनों बताए। अच्छा अब जो ये है आपकी पूरी इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज थी किसकी, डीएफटी की। डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? हम क्या कर रहे जी थे, सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, जिसको हमने निकालने के लिए पहले डीटीएफटी किया, फिर हमने कहा कि डीटीएफटी जो क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें इनफाइनाइट आपको चाहिए होता है सैंपल्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक हम लिमिटेड फाइनाइट सैंपल्स लेके जो कि रिपीटेड पैटर्न में हो, तो उसको हम जो है करते हैं, उससे निकालते हैं हम डीएफटी। उससे फायदा ये होता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है वो भी जो है ना, उसमें उस डोमेन में भी रिपीटेशन आते हैं। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज में हम जब आए उस, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज की वजह उसकी प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि उसकी जो पीरियाडिक नेचर की वजह से हमारे पास ना टाइम शिफ्टिंग सर्कुलेशन जो कन्वोल्यूशन वगैरह सारी सर्कुलर फॉर्म में आ गई, तो उस वजह से उनका नाम हो गया सर्कुलर कन्वोल्यूशन। यहां तक तो मेरे ख्याल में बात हो गई होगी आपको क्लियर। अब यहां से जो मैंने आपको एक, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सर, सही है सर यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब मैं जो है ना अब शुरू कर रहा हूँ इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा, मैंने लास्ट टाइम आपको ना पहले ही बता दिया था, मसला ये हो रहा था कि हम जब डीएफटी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द सिग्नल, उसकी जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, जो कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की, वो बहुत हायर हो जाती है। वो कैसे, वो यूं है कि मिसाल तौर आप कंप्यूट करने जा रहे हैं 10 एलिमेंट का जो डीएफटी, तो 10 एलिमेंट वाले सिग्नल का डीएफटी जब आप निकालते हैं तो आपके पास उसको मल्टीप्लीकेशन उसमें जो होती है ना वो ही 100 होती हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और जो उसमें एडिशन होंगी वो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब n माइनस 1 90। तो इस तरह का अब यही चीज ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट की हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। पहले आते हैं डीएफटी। डीएफटी में हमने क्या किया था भाई, ये बिल्कुल अब मैं ना एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर रहा हूँ शुरू वाला। पहले हमने क्या किया था, एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया, तो ये कंटिन्यूस टाइम जिसको हमने फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने टाइम डोमेन सिग्नल को डिसकंटिन्यूस कर दिया था, तो उसमें हमारे पास जो एल्गोरिथम बना था वो डीएफटी था, जिसका फॉर्मूला ये है। तो मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला तो आपको अब याद होगा, डीएफटी। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा गुड। जब डीएफटी का ये फॉर्मूला आ गया जिसमें हमारे पास टाइम डोमेन भी डिस्क्रीट है और फ्रीक्वेंसी डोमेन भी डिस्क्रीट है, ये एक हमने कर लिया। उसके बाद जब हम डीएफटी कैलकुलेट करने जाते हैं, ठीक है, अब इसमें इसमें थोड़ी सी चेंजेस चेंजेस नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में उसको कहूंगा। वो ये कि यहाँ पे जो टर्म आपको नजर आ रहा है ना, ई पावर जे माइनस जे टू पाई, तो इसको इस टर्म को ना हम थोड़ा सा ना वो रिप्लेस करते हैं सिंगल टर्म से, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। वो कैसे किया,
इस टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इससे सही है, WN W से। ऑफ n। हाँ, अब E WN लिखा होगा, इट मींस E पावर माइनस J 2 पाई टू पाई। होल पावर n। n कौन सा होगा, मिसाल अगर मैं यहाँ पे लिखूं W2, इट मींस डिवाइड में N2 होगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, उसके साथ एक और चीज भी लिखी हुई थी जो कि यहाँ पर आपको शायद लगे मिसिंग, वो ये कि हमने ये तो कवर कर लिया -2π/j, मगर साथ ही साथ n के भी है ना? ये है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हुआ है, वो इसके कंधे पे रख दिया है। तो इट मींस जब भी आपके पास यहाँ पे W ये वाला कैपिटल नजर आए, तो इसका मतलब है वहां पे E पावर -j 2π। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, सही है। ठीक है, ये एक सैंपल सिग्नल है और इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ये शो किया हुआ है, एक DFT। ठीक है, अब जब हम DFT एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब ये कुछ भी नहीं है, वही सेम फार्मूला है, बस जो लिखने का पैटर्न जो है ना हमने चेंज कर दिया है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई क्यूरी? नो सर, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब सपोज करें उस फार्मूले को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे सर n की वैल्यू होगी वहाँ पे डाल देंगे। सॉरी, जहाँ पे n की वैल्यू होगी वहाँ पे ये डाल देंगे ना, 0 से लेकर n-1 तक की वैल्यूज को डाल देंगे। नहीं, अब यहाँ पे ना ये k है, तो पहले हमने k 0 पुट किया, तो इस फार्मूले में तो हम k की क्या वैल्यू करेंगे, है सही। पहले फार्मूले में हम k 0 रखेंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि k जब हम 0 रखते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें जो सारी जो होती हैं वो भी आपके पास 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो k 0 रखा, उसके बाद ये जो आपने k तो 0 रख दिया, उसके बाद सबमिशन ओपन करते हैं, तो सबमिशन ओपन करने का क्या तरीका होगा, हम n इज इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट n इज इक्वल टू 0, x ऑफ 0 हो गया, ओमेगा n और ऊपर 0 हो गया। क्यों? n भी 0 है और k भी 0 है। आई बात समझ में? उसके बाद फिर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये x 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा कैपिटल N, k 0 है और n 1 है। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी? ये बात सही है सर। समझ में आ गई बात? इसको यूं ठीक है, लिखते जाएं। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ k इज इक्वल टू 0 के लिए। हम यूं लिखते लिखते कहां तक पहुंचेंगे, जब आपके पास n की वैल्यू जो है n-1 तक ना जाए। आई बात क्लियर होगी? सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया सिर्फ k इज इक्वल टू जब 0 था। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 पे, फिर सेम काम रिपीट होगा, k इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे, फिर वही n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक चलेगा, मगर फर्क क्या होगा इसमें, उस टाइम k इज इक्वल टू 1 होगा। ये नजर आ रहा है आपको? सही है सर। और ये चलता चलता हमने एक एक क्या कहते हैं कि जनरल फार्मूला बना दिया, k इज सही इक्वल है टू सर। k माइनस k तक एंड सो ऑन करके आपके पास n-1, तो फार्मूला जो आपके पास ओवरऑल जनरल बन जाएगा वो बन जाएगा ये वाला। और ये जो क्योंकि k कहां तक जाएगा, k भी n-1 तक जाएगा, जो भी n की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास क्या होता है, एक सैंपल होता है, अब वो एक सैंपल लिमिट फाइनाइट होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है n होती है, तो उसमें जो आपके पास k की वैल्यूज भी आएंगी, तो वो भी उतनी ही आएंगी जितनी n की है DFT में। आई बात समझ में? क्योंकि ये सर्कुलर जो अभी हमने किया, तो ओवरऑल ये हमने यही सेम फार्मूला है, यही सेम फार्मूला है, मगर इसको हमने क्या किया है, इसको ओपन किया है। एग्जैक्ट ये सेम फार्मूला यहां पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? सही है। अब ये बताएं, ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ये दूसरी इस तरीके से जाकर ये nth मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ किसमें, इसमें, फिर दोबारा इसमें nth मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये खुद nth टाइम होगा। इट मीन जो आपके पास इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो nth स्क्वायर होती है, और जो आपके पास एडिशन होती हैं वो n मल्टीप्लाई बाय n-1।
ये होती है आपके पास इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। सपोज करें आपको दिया जाए, ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, the DFT requires n multiplied by n square complex multiplication each, ठीक है, और DFT also requires n minus 1 multiplied by n complex addition। मतलब अब इसको बात समझ में आ गई, हम DFT फॉर्मूले से हम ये हमने चेक किया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है क्या चीज। आई होप कि यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सही है। तो ये ग्राफिकली अगर डीएफटी के एल्गोरिथम की ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सैंपल्स और नंबर ऑफ एडिशंस कितनी होगी जैसे जैसे हम सैंपल्स बढ़ाते जाएंगे, और नंबर ऑफ सैंपल्स और नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब हम जो नॉर्मली फॉर सपोज एक सिग्नल होता है, हम 1024 सैंपल्स उसमें हो, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इतना ज्यादा हो जाएगा क्या, मतलब आपके पास कंप्यूटेशन टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपके पास जो पावर भी ज्यादा लगेगा और कॉम्प्लेक्सिटी, आप बहुत ज्यादा सैंपल्स के वाले जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते मतलब। तो फिर सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि इनकी कंप्यूटेशन कम की जाए, मतलब हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन तो निकालना है, मगर क्या ऐसा कोई मेथड हो सकता है या ऐसा कोई मेथड है अवेलेबल है जिससे हम डीएफटी के जो डीएफटी भी निकाल लें, मगर आपके पास जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो इतनी ना करनी पड़े जितनी ये हमें करनी पड़ रही है। तो सवाल यहाँ पर पैदा ये हो रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्लियर है यहाँ तक? कोई कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, तो उसके जवाब में जवाब है हाँ। A large amount of work has been devoted to reducing the computation time of the DFT। मतलब इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई। This has led to the efficient algorithms which are known as the fast Fourier transform। तो ऐसे मतलब efficient computation करने के लिए DFT का जो algorithm है जो कि बहुत फास्ट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो है हमें बहुत कम करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू DFT के अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के, मगर हमें रिजल्ट वही मिलता है जो DFT का है। बात समझ में आ गई? सही तो है सर। ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं एफएफटी, जिसको नाम दिया गया है फास्ट फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। एग्जैक्टली। अब ये होता कैसे है? ठीक है, मुश्किलों से। मुश्किलों से नहीं होता मगर समझने की बात है बस, जब चीज समझ में आई थी तो मुश्किल नहीं होती। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है डीएफटी का। इसमें क्या होता है, जो वो ये किया जाता है, अच्छा वैसे एक यहाँ पे मैं सिर्फ बताने के लिए एक चीज दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अगर नोट किया हो तो ये अगर इस तरीके से इक्वेशंस हो, क्या हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि किस फॉर्म में सर? मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक फॉर्म के अंदर? हाँ, क्योंकि सर कर तो लेंगे वैसे। मतलब ये देखो ना, सर कर तो ये क्या लेंगे। है, ये सारे तकरीबन कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं कॉलम मैं में। सर यही सोच रहा था कि कॉमन को अगर बाहर निकाल लें ये तो यहाँ पर वैल्यूज जो बचेंगे तो। एलिमेंट, ये एलिमेंट 0 1 2 3 करेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो हर रो को कॉलम के साथ हर दफा मल्टीप्लाई करवाते हैं, हर रो को कॉलम के साथ हर दफा मल्टीप्लाई। तो ये हमारी रोज हो जाएंगी। इसमें जो कॉलम्स हमारा बनेगा वो एक ही बनेगा, x0 x1 से लेके xn तक। तो इट मींस मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि हमें हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आए? अब हम क्या करते हैं, x ऑफ n यहाँ पर क्या है, x0 1 2 3 सो ऑन करके n-1 तक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। इसको हम डिवाइड करते हैं इवन एंड ऑड सीक्वेंस में। मतलब हम कहते हैं कि इसके जो इवन एलिमेंट्स हैं वो अलग करें और जो ऑड एलिमेंट्स हैं उसको अलग करते हैं। मतलब है यही एक्स ऑफ एन, मगर एक्स ऑफ एन को समझोगे आपने ब्रेक कर दिया इवन और ऑड में। बात समझ में आई? तो इवन कौन से होंगे, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन करके जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो उसको जनरल फॉर्म में अगर इवन को लिखें तो ये होगा एक्स ऑफ 2 ऑफ एन।
मतलब n की जो वैल्यू पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका इवन ही आएगा ना। 0 1 2 3 आप पुट करेंगे, आपको एलिमेंट कौन सा मिलेगा? 0 2 4 सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? मतलब हमने क्या किया है, एक सीक्वेंस को इवन और ऑड में ब्रेक कर दिया है। ठीक है सर। तो एक n, ये जो आपका x ऑफ n है ना, अब समझो कि ब्रेक किसमें हो गया, x ऑफ 2n एंड x ऑफ 2n प्लस 1। इसमें भी n जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 3। नहीं 1 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा। इसको n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसको n माइनस 1 भी, क्योंकि प्लस 1 करेंगे तब भी हमें ऑड ही मिलेगा, माइनस 1 करेंगे ऑड ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो आप माइनस 1 करेंगे तो ये 0 पुट किया इसमें तो 0, ये माइनस 1 हो 1 जाएगा। जाएगी। अच्छा, जब 0 पुट करेंगे, सॉरी प्लस 1 ही सही है, सही। जो 0 पुट किया तो आपके पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। 1 पुट किया जो 3 आ जाएगा। 2 पुट किया तो कितना आएगा? 4 5 आ जाएगा एंड 7 9 तक मतलब चलता जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ सिंपल गई। फॉर्म ये बना लिया आपने। हमने एक सिग्नल को ब्रेक किसमें कर दिया? इवन और ऑड में। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये इवन और ऑड हमने कर तो दिया। अब इस इवन और ऑड को हमें इस फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट करवाना है। तो इट मींस कि हम जो है इवन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारा x ऑफ n है, तो ये हो जाएगा ना, ये x ऑफ k जो है हमारा x ऑफ n के लिए ये फॉर्मूला है। x ऑफ n ब्रेक हो गया इन दो पार्ट्स में, x ऑफ 2n प्लस 2n, मतलब इवन और ऑड दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा ना। तो इट मींस ये जो x ऑफ n है आपका बराबर किसके हो गया? x ऑफ 2n एन प्लस x ऑफ 2n प्लस 1, इस पे हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी? अब वही जो 2n है उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है इधर इस फॉर्मूले में। तो फार्मूला दो बन ठीक है। जाएंगे, फार्मूले दो बन जाएंगे। क्या? कि x ऑफ k इज इक्वल टू सबमिशन n इज इक्वल टू 0 से लेके n बाय 2 माइनस 1, 2 ऑफ n। ये n, सर ये कैसे हुआ? हाँ ये कैसे हुआ? ये हमने क्या किया हुआ है? ट्वाइस। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने होंगे? इसमें फॉर सपोज 100 हैं तो उसमें इवन कितने होंगे? 101 101। 100 नंबर्स हैं टोटल, उसमें इवन नंबर्स और ऑड कितने होंगे? इवन और अच्छा ऑड, इवन और ऑड हाँ, 50 सर 50 होंगे। और ऑड, वो भी। बिल्कुल यही बात यहाँ पे की हुई है। हम पहले n माइनस 1 लिखते थे ना, क्योंकि हमने सेम सिग्नल को इवन और ऑड में कर दिया ना, तो ये उसका इवन पार्ट है, ये उसका ऑड पार्ट है। तो इवन जो है कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? हाफ। 50 और ऑड के कितने हाँ हो जाएंगे? हाफ। अब बात हाफ। समझ में आ गई? सही है। टोटल कितना है? n थे ना, हम लिखते थे n हम्म, n इज इक्वल 0 से लेके n माइनस 1। अब यहाँ पे n इज इक्वल 0 से लेके n बाय 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें इवन भी हाफ होंगे और ऑड भी हाफ होंगे। ये बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गई अभी? जी सर। ओके चलो, यहाँ तक आगे बात, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो चीज समझ में आई वो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये भी आ गया। अब आ जाते हैं 2n को यहाँ पे रखा 2n प्लस 1, और जहां पर भी n था हमने उसको उससे रिप्लेस कर दिया। पहले सिंपली x ऑफ n था तो यहाँ पे n के आ रहा था, अब यहाँ पे n की जगह 2n प्लस 1 है तो यहाँ पर 2n प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब इसको हम करते हैं दोनों को सॉल्व, इन दोनों पार्ट्स को। तो x ऑफ 2n के को हम जब लेके आते हैं तो ओपन करते हैं, जो हमने जिसके बराबर किया था, तो ये ओमेगा किसके बराबर था? e पावर माइनस जे 2 पावर होल पावर n मल्टीप्लाई बाय 2n के, जो भी इसके कंधे पे 2n लिखा के। होगा। ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से ये पता चलता है कि ये बराबर किसके हो जाता है? इसके। क्यों? क्योंकि ये जो 2 आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसको डिवाइड एंड नीचे मल्टीप्लाई, जाके डिवाइड में चली जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, जो न्यूमरेटर में होता है इसको आप डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये वाला 2 इधर आ गया। ठीक है। तो ये फार्मूला किसका ठीक बन है गया? और ये वाली बराबर थी ये इसके। बन गया, सेम फार्मूला बन गया यस सर। वही वाला, मगर इधर n जो है ना डिवाइडेड बाय 2 है, तो वो n ये यहाँ पे वाला।
यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो सही है। इसका मतलब ये नंबर पूरा इसके इक्वल हो गया। आई बात समझ में? अच्छा सेम इसके सही है सर। साथ भी थोड़ी बहुत गेम खेलनी है। अब क्योंकि ये ई पावर में है, ई के पावर में जब मैंने लास्ट टाइम पहले भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं, जब भी पावर में दो चीजें ऐड होती हैं तो उनके बेसिस को हम बेस जो सेम होता है उनको एज ए अलग अलग कर मल्टीप्लाई लेते हैं, हाँ अलग अलग कर जैसे लेते हैं। पावर। एग्जैक्टली, तो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? एक बनेगा 2n के n, दूसरा बनेगा n के 2n के किसके बराबर है? इसके, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है। ऐसे होगा ना, ब्रेक किस में होगा? एक होगा 2n के में ब्रेक, दूसरा होगा n के में ब्रेक, ऐसे ही है ना? तो जो जी सर। 2n के है यहाँ पर जो हमने किया है, ये ब्रेक किस में हो गया? इसमें, और मतलब इक्वल। तो ये जो पूरा टर्म है, सो ये जो टर्म है पूरा, वो इसके इक्विवेलेंट में आ गया। सही है बात सर। समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो इसमें से ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट निकाला आपने बाहर, क्योंकि इसमें स्मॉल n नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल N है और K है। तो ठीक है। उसके लिए इसको निकाला n, क्योंकि समीशन साइन जो आपकी ये लगती है वो स्मॉल n पे लगती है, स्मॉल n तो इसमें है ही नहीं, तो ये आ गया इसमें समीशन पे। ये पूरी इक्वेशन रिप्लेस हो गई इसमें। ठीक है। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया y ऑफ k का। मतलब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला है इसको हमने नाम दे दिया y ऑफ k। क्यों है? तो ये भी ठीक है, फॉर्मूला, सपोज कर लिया। हाँ ये जो फॉर्मूला है ये भी किसका? आपके पास डीएफटी का। अगर ये देखें, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज है, ये n/2 है तो यहाँ पर भी n/2 है, तो आपके पास बन गया फॉर्मूला डीएफटी का। तो डीएफटी को हम रिप्लेस कर दिया, हमने इसको y ऑफ k का दे दिया। फिर ओमेगा n k रखा, और ये किसके बराबर हो गया? इसको हमने नाम दे दिया z ऑफ k। मतलब अब क्या जेड हुआ, ऑफ के। आपके पास जो x ऑफ k है उसके दो पार्ट आ गए, एक y ऑफ k, दूसरा z ऑफ k, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है wkn। यही डीएफटी का है, मगर हमने क्या किया, सिंपल इवन और ऑड में हमने डिवाइड किया। यहां तक बात क्लियर हो गई? डीएफटी को जी हम सर। एफएफटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा हाँ, अब बस दो स्लाइड में फिर लॉजिक इसकी जो समझ में आया, मतलब हो गया, क्लियर तो हो जाएगा। अच्छा, the result is that an n point DFT can be divided into two n/2 point DFTs। अब हुआ क्या है, हमारे पास जो n पॉइंट्स का DFT था, मतलब जो हमारे पास टोटल n पॉइंट थी ना, उसको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स ऑफ n/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ऐसे ही हमने किया है। ठीक है, ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ये वाला। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं सर, यहाँ तक सही है। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो डीएफटी की जो कहते हैं ना कंप्लेक्सिटी, जो एफएफटी ने कम की पीआईडीसीटी। है, वो किया है इसके एक दो प्रॉपर्टीज की वजह से। एक है पेरियोडिसिटी और दूसरे सिमेट्री ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी हैं, पेरियोडिसिटी और सिमेट्री, उसको यहाँ पर ना आप पहले समझ लें। पेरियोडिसिटी जो हमने है, सिमेट्री वो ये है कि आपके पास जो WN था ना, जो हमने निकाला था WN, इसके साथ अगर n प्लस n/2 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस ओमेगा n के। मतलब दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि अगर आपके पास WKN है, उसके साथ अगर आपको पीरियड n/2 मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होगा, उसकी वैल्यू में माइनस कर दें। बात समझ में आ गई? तो इसको प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर हो गई? सर ये समझ नहीं आई। जी, सर ये बात समझ नहीं आई। अच्छा उसको चलो मैं दोबारा, यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला हम निकाल के हैं। यस सर, ये सब कुछ क्लियर। ओके गुड। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास डीएफटी है उसका टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन भी पीरियाडिक है, ऐसे ही था ना? मतलब उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियाडिसिटी है। पीरियोडिसिटी है।
हाँ, ठीक है। पीरियाडिक इस सेंस में कि मिसाल लो आपने जो डीएफटी निकाला, यहाँ ये भी सेम होगा, ये सारे पार्ट सेम हो गए। आप किसी एक पार्ट बस को सर। आपने एनालिसिस कर दिया, समझो कि सारे हो गए। जी सर। ठीक है। अब इस चीज को क्या करने के लिए हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का निकला, हमने इसमें ऐड किया पीरियड n बाय 2। ठीक है, क्योंकि पीरियडिसिटी है। पीरियडिसिटी में ये होता है कि आपके पास जो जब आप ऐड करते हैं पीरियडिक, तो आपको सिग्नल कौन सा मिलता है, वही ओरिजिनल मिलता है। ऐसे ही होता है ना। हम एक्स ऑफ टी प्लस मिसाल दो आपको कोई कहे कि एक्स ऑफ एन प्लस टी, अगर टी इसका पीरियड है तो इसका जवाब एक्स ऑफ एन ही आएगा। इसको हम कहेंगे ये इसका पीरियड। क्यों? क्योंकि इतने डिले के बाद टी जितने डिले के बाद दोबारा वही सेम सिग्नल बन जाएगा जो ओरिजिनल था। बात क्लियर हो गई? हाँ, सही है सर। ठीक है। तो यो हमने पीरियड ऐड किया। पीरियड ऐड करने का ये हुआ कि ये हर टाइम जहां जहां पर भी आपके पास के था ना, यहाँ पर भी ऐड हो गया और यहाँ पर भी ऐड हो गया। तो फिर यहाँ पर जो हमने ऐड किया, तो फिर ये चीज जो है ना आपके पास ये बन गई। बात क्लियर हो गई? तो इसमें हमने देखा कि जब भी k प्लस एन बाय 2 है, उसको हम इससे रिजॉल्व किया हमने कि जवाब आएगा आपके पास e पावर ओमेगा माइनस के। मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। और पीरियडिसिटी जो होता है, वो जिस तरीके से मैंने आपको अभी जिक्र किया कि w k n बाय 2 था, और n बाय 2 में जब हम n बाय 2 ऐड किया ना, दोबारा वही w k n बाय 2 ही मिलेगा, क्योंकि पीरियड है n बाय 2 इसका। बात क्लियर हो गई अच्छा। या जी नहीं आई? सर। जिस चलिए मैं तरीके, सॉल्व करके देखूंगा ना तो तब क्लियर होगी मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप उसको जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मतलब अब लिखा हुआ है क्लियरली कि इस तरीके से होगा। सही है। ये इसमें आपको उस सिंपल। अब क्या हुआ, ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, इसने बड़ी चीजों को सिंपलीफाई कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है। सिमेट्री, जहां जहां पर भी डब्ल्यू के एन बाय 2 होगा, वहां पे माइनस डब्ल्यू एन हो जाएगा, और डब्ल्यू के एन बाय 2 की जगह जो है ना वो ये ही आएगा, मतलब वो पीरियड खत्म हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर भी हमारे पास अब कुछ ऐसे सिनेरियोस बन जाए। तो इसको अगर यूं लिखा जाए, अब इसको ना सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए, तो वो ये होगा, पीरियडिसिटी सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो W80 बराबर किसके होगा, W88 के। W81 बराबर किसके होगा, W89 के। बात समझ में आई या नहीं? सही है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, wn k इज इक्वल n बाय 2 इज इक्वल टू माइनस n, और यही सेम यहां पर हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक बात है समझ सर। में आ गई? ठीक है। सवाल ये, क्योंकि पीरियडिसिटी है, पीरियडिक्स का मतलब है आप रोटेट करते जाएंगे, वो पूरी वस्तु से रिप्लेस होता जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसने हमें हेल्प कर दिया और हमारा हो गया ये फॉर्मूला। आपके पास पीरियडिक होने के बाद भी सिर्फ फर्क कहां पे आया, वो जो y के सेम था, माइनस सिर्फ हो गया। पहले प्लस w के था, माइनस का आ गया। यहाँ पे माइनस हो गया। ये क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पीरियड को सॉल्व किया था, तो यहाँ पर इस पे के पीरियडिक था तो वही सेम आया, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें फर्क ये आया इसका पीरियड का कि आपके पास माइनस साइन आ गई। यही वो जो हमने जिक्र किया हुआ था यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो पीरियड एड हुआ है, इसमें क्योंकि ये k प्लस एन हुआ और हमने इससे सॉल्व करवाया कि k प्लस एन से इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर वो ये वही सेम बन गया। आई बात समझ में? यहाँ पे फर्क सिर्फ ये आया कि ये जो आपके पास W पे n प्लस के n बाय 2 जो आया हुआ है, तो इसका जो फर्क इसका ये जो देख रहे हैं ना, इसका जो k n बाय 2 का जो है, इसका जो फर्क इस पे ये आया है सिर्फ कि इसकी सिर्फ साइन चेंज हो गई है डिले की वजह से। तो यहाँ पर ये आ गया। तो फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यही इसकी मेन लॉजिक है। y ऑफ के तक तो समझ में आया हुआ था ना, y ऑफ के, और यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगी, बाकी वही सेम बना। तो इट मीन्स जो सर हमने ये तो पहले, पहले भी आया था। हाँ हमने पहले वही तो कह रहा हूँ, वही सारा वही सेम बना है, मगर फर्क सिर्फ एक आया है। क्या? अगर ये देखो, हाँ सर, यही तो कह रहा हूँ मैं, ये वाला मगर जो प्लस स्टेप है। यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस है। सही है। सही है, ठीक है, माइनस है। सही है।
मतलब आपने अब देखो ये हुआ क्या, ये हुआ कि हमने पहले एक डीएफटी को इवन और ऑड में ब्रेक किया, पहली बात। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि इसकी जो पीरियोडिसिटी एंड जो उसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो किया। तो हमने जब डिले इसमें डाला n/2 का, तो हमारे पास जो इम्पैक्ट पड़ा हमारे इस पे, वो ये पड़ा कि सिर्फ साइन चेंज हुई है। ठीक है। ठीक है, अब इसको ये आपके सामने उसको दोनों को कंबाइन लिख लीजिएगा। x ऑफ k ये है, जब x ऑफ k में डिले करते हैं तो सिर्फ साइन चेंज हो गई है, बाकी एग्जैक्ट सेम हुआ, सब चीजें सेम हुई। बात के लिए हुई, तो यही वही चीजें y of k and w n k z k only needs to be calculated once। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें जो y of k और w of k सिंपलिसिटी होगी। सिर्फ एक दफा कैलकुलेट करना होगा, once and use for the both equation। और एक दफा हमने कैलकुलेट कर दिया, फिर हमें हर दफा जो डिले करते जाएंगे ना, उसके लिए हमें जो है ना वही सेम वैल्यूज लिखनी होगी। तो इसमें हमें कंप्यूटेशन टाइम जो है ना बहुत बच गया। यस सर। तो कंप्यूटेशन जो सर है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। हाँ काफी हद तक कम। ये अब ये यूं हो गया कि आपके पास जो जो पहले n स्क्वायर था ना, अब हो गया n log n। अब n स्क्वायर में मिसाल अगर 10 दो, तो 10 का मतलब होगा कि आपके पास 100 कंप्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन होगी। यहाँ पर log का 10 का log होगा 1, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ 10। 10। मतलब 100 मल्टीप्लीकेशन की जगह आपको सिर्फ 10 मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेंगे और सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो है आपका FFT ने कमाल किया। आई बात समझ में? जी सर, ओके हो गया। अच्छा, अब इसका जो प्रोसेस है ना, अब ये तो हो गया सिर्फ हमने जनरल फॉर्म बनाया। इसका प्रोसेस कुछ यूं होता है कि हम जो है कंटिन्यूअसली ब्रेक करते जाते हैं। मिसाल लो 8 वाली जो आपके पास डीएफटी 8 सैंपल्स वाले का निकालना है ना, पहले इसको 4 में कन्वर्ट करो, फिर उसको 2 में कन्वर्ट करो। इस तरह हम इसको टू ब्रेक करते जाएंगे। तो ये वही बात कर रहा है। पहले हमने क्या किया था, मतलब पहले हमने n/2 किया। सपोज करें ये था आपके पास 8 फिट्स, तो पहले 4 में, ठीक है, पहले 4 में, फिर इन 4 को अगेन दोबारा 2 में कन्वर्ट किया, और सिमिलरली इसको भी 2 में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हम क्रॉस ब्रेक करते कम करते जाएंगे जब तक कि हम 2 पॉइंट डीएफटी पे ना पहुंचे। अब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है, तो मैं इसको ग्राफ से समझाता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, आपके पास ये x ऑफ 0 है, मतलब ये एक आपने ब्रेक कर दिया इवन में और ऑड में। इसको आपने जब इवन और ऑड में ब्रेक किया, इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, इसका भी रिजल्ट आया। अब ये ऑलरेडी टोटल n पॉइंट्स थी टोटल, जो कि आपने ब्रेक कर दी n/2 में। फिर दोबारा इन ही पॉइंट्स को, ये जो आप देख रहे हैं ना n/2, इनको मजीद फिर n/4 में डिवाइड करेंगे, इसको भी n/4 में, एंड सो ऑन करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जो है ना 2 पॉइंट्स तक ना हम पहुंच जाए। आई बात समझ में या नहीं? जी सर। अच्छा, मैं इसको आपको ना एक पहले जनरल डायग्राम एक दिखाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये वाला, ठीक है। क्या चीज है? अच्छा। ये है आपके पास डायग्राम। अच्छा, अच्छा इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, उसमें दूसरा पार्ट पहले बताऊं, बाद में बताऊंगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम, DIF और DIT, मगर हम जो कर रहे हैं वो हम DIT कर रहे हैं। वो अभी अभी इसको कंफ्यूज ना है, मैं बताऊंगा। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने हैं, ये जो इलस्ट्रेशन है ना, जो हम बहुत बड़े को पहले 2 में ब्रेक करते हैं, फिर उसको हम और भी छोटे में ब्रेक करते हैं, फिर उसको छोटे में ब्रेक करते हैं, सो ऑन करके हमें आखिर में 2 पॉइंट्स बचेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, DIT FFT। ठीक है, और जो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है,
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ ग्राफ फिलहाल समझ लें। मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा, ये वाला। ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास पहले 2 में हो रहा है, फिर उसके बाद ये 4 में हो रहा है। इसको हम कहेंगे DIF, डिसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ मैंने अब दिखाने के लिए अभी आपको शुरू किया था। अच्छा, अब इसको हम करते हैं एग्जांपल, इलस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जनरल फार्मूला उसने बताया हुआ है, और ये जो डायग्राम है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, जो जो एक ये एक अजीब सी डायग्राम नजर आ रही है, ये एक्चुअल में डायग्राम आपकी, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई डायग्राम। ठीक है, तो क्योंकि इसका बटरफ्लाई जैसा लुक था, जिसने भी पहले बनाया होगा तो उसमें बटरफ्लाई कहते हैं। अब हम करते हैं एक एग्जांपल इसका, इसमें इशू क्या आया हुआ है। अच्छा, ये जो है ना, इसमें ये स्लाइड्स कौन सी नजर आ रही हैं? एल्गोरिथम वाले। अच्छा, ये जो ना फॉर्मेटिंग आउट हुई है, तो मैंने कहा कि ऐसी दिखाऊं जिसमें फॉर्मेटिंग बेहतर हो। नहीं, बटरफ्लाई। हाँ, तो DFT में भी आपका ना बटरफ्लाई आ गया भाई। ओहो, क्या दिमाग चल रहा है जिसने भी बनाया। वैसे बात है, बहुत फेमस मतलब एल्गोरिथम है DSP का, जो कि नो डाउट जिसने भी मेहनत एफर्ट की अपनी। अच्छा, इसको ये मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आउट हो गई, मैं इसको कोशिश करता हूँ सही कर दूं। ये अच्छा, आगे सही। ओके, अच्छा, ठीक है। अब ये जो क्या हो गया इसको, अच्छा एक मिनट, इसको ये स्लाइड्स इतनी खुली हुई है ना, चीजें मिक्स हो गई हैं। इसमें अब क्या हो रहा है, ये जो फार्मूला है, इसमें आपको निकालना है आउटपुट किसका, 2 पॉइंट्स का। ठीक है, अब 2 पॉइंट कौन सी है, ये है 0 एंड 1, इसने दिया हुआ है। वी अज्यूम 2 पावर, अब जो दिस इज कॉल्ड, जो इसको एल्गोरिथम अभी हम निकालें, इसको हम अज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। 2 पॉइंट्स का हम निकाल रहे हैं, DFT निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें n कैपिटल कितना होगा, कैपिटल कितना होगा? दो यस वाले, सर, इतना ही होगा। कितना, वन। क्या, कैपिटल कितना होगा? 2 होगा सर ना, टू दो, होगा, टू क्या हो होगा। गया इतना, 2 होगा ना। हाँ, टू होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आउटपुट जो इसका निकालना होगा, तो उसमें हम हमारे पास ना 2 पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे, एक था आपके पास जो इवन वाला पार्ट, दूसरा था ऑड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने समीशन अब y ऑफ k पे समीशन हमने प्लेस की। ठीक, y ऑफ k में हमने समीशन में प्लस की, तो 0 n इज इक्वल 0 से पुट हुआ, और n माइनस 1, फॉर्मूला y ऑफ n ओमेगा k n बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये अगर हम इसको ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, y ऑफ 0, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पोजिशन पुट करेंगे, और y ऑफ 1। ठीक है, और उसके साथ जो है आपके पास WK2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 है, तो K1 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ K ही बचेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी।
क्लियर है? अच्छा गुड, क्योंकि इसी का ही हमें आउटपुट निकालना है ना, हम डीएफटी निकाल रहे हैं ना इसका, क्योंकि डीएफटी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसमें। अच्छा, अब ये जो है आपके पास, अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता WK2 की, तो W2 को हमने क्या किया, W2 इज इक्वल टू लिखा, K को हमने नहीं छेड़ा फिलहाल, K को वहीं रख रहे हैं, ओमेगा 2, तो यहाँ पे e पावर माइनस जे 2 पाई/2 इसमें हमने किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में n था, n की जगह 2 आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा e पावर माइनस जे पाई का आएगा -1। ठीक है, तो इट मींस ये जो बन जाएगा आपके पास -1 बन जाएगा, और वैल्यू इसके ऊपर पावर में किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या जी नहीं? सर। तो y0 सेम, WK की जगह -1K आ गया, और ये y1 की जगह ये y1 आ गया। अब सही है सर। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो रिजल्ट आएगा, तो k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो पहले k इज इक्वल टू पुट किया तो आपको y0 मिला, ठीक है, जो कि बराबर किसके हुआ, y0 प्लस y1, क्योंकि इसके ऊपर जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी में k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, ये y1 इज इक्वल टू y0 इज माइनस y2। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई या नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी सर। हाँ या ना? क्यों घबराए घबराए लग रहे हैं? नहीं सर, यहाँ तक सही है अच्छा, इसी सर। कोई, माइंड के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना जी, सर, मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ उसके साथ साथ। नहीं अच्छी बात है, वहां से अच्छी बात है। अच्छा, तो आपका आउटपुट जो है, सॉरी ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है, अब आपके पास जो है आउटपुट जो आपका आ रहेगा वो इसमें बटरफ्लाई में हम करेंगे, तो ये देखें तो इसमें आपने जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि यहाँ पे ये y0 एंड y1, तो समझो कि ये आपके पास, ये अब इसमें डायग्राम पूरी नहीं है, ये मैं पूरी डायग्राम आपको दिखाऊं पहले। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया? हाँ सही है, चलो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो है हम उस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज वही आएंगी, और फिर k इज इक्वल 0 पुट करें, फिर जो भी आप काम करेंगे आंसर एट द एंड अगेन वही मिला हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, x ऑफ k इज इक्वल टू, ये जो हमने उसका इवन पार्ट और ये उसका ऑड पार्ट दोनों हमने किया, और फिर हमने WM2K को फिर उसके जो उसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी को यूज किया, और फिर उसके बाद ये आपके पास उसकी रिजल्ट -1 आ गई, वो हम उसमें पुट करेंगे -1, और हमारे पास फिर इस तरीके से रिजल्ट आ गए। तो अब आपके सामने ये सेम रिजल्ट आ गया। जी तो सर। 4 पॉइंट एल्गोरिथम में क्या होता है, आपके पास मिसाल दो, ये जो है ना 0 1 0 1, अच्छा, जो इवन पार्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो ऑड पार्ट है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मिसाल और आपको फॉर सपोज दिया जाए 4 पॉइंट, तो उसमें से इवन पॉइंट्स जो है ना वो आपकी यहाँ पर आएंगी, ऊपर वाला पेयर बनाएंगे, फिर आपके पास ऑड पेयर नीचे आएगा। फिर इसी तरीके से हमारा जो रिजल्ट आएगा इवन और ऑड का, एक 0 और 1, वो ऐसे ही आएगा जैसे हमने अभी पीछे वाले में किया था। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो अब इसमें जो है हमारे पास अगेन ये पॉइंट्स बन जाएंगी हमारी 4, और फिर इनको कंबाइन करके फिर ये 2 पॉइंट्स को हम इनका निकालेंगे डीएफटी, और फिर इनका निकलेगा डीएफटी, इस तरीके से। आई बात समझ में या नहीं? ये जी मैं सर, आ बहुत गई। जनरलाइज कर रहा हूँ, काफी मतलब नो डाउट, और इसी तरीके से आपके पास जो है ना ये चलता जाएगा। और ये देखो, आठ इवन पेयर, फिर ये आठ पेयर, फिर इसका हमने पहले ये रिजल्ट निकाला जो हमने फार्मूला बटरफ्लाई वाला लगाया हुआ था ना, फिर उसी बटरफ्लाई वाला ये वाला फार्मूला, फिर ये वाला, फिर यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आए
तो वो ये 4 समझोगे हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए। तो इन चारों पॉइंट्स का फिर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, और फिर इन 4 पॉइंट्स का रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। फिर ये 8 पॉइंट्स हो गए, फिर 8 पॉइंट्स का यहाँ पे जो आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आएगा। आखिर में 1 0 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? इसको मैं जो है ना जी अभी सर। 1 बाय 1 जो है ना यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखते जाएं। 8 पॉइंट डीएफटी का अब यहाँ पे देखें, पहले स्टेज क्या है, डिसिमिशन इन टाइम, एफएफटी। नंबर ऑफ स्टेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर स्टेजेस, और एक एक ये जो है ना स्टेजेस हैं, ये 1 2 3, ये कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर स्टेज कितने होंगे, और नंबर ऑफ बटरफ्लाइज पर ब्लॉक कितने होंगे। ठीक है, हर ब्लॉक में कितने बटरफ्लाइज होंगे, उसका जो फॉर्मूले दिए हुए हैं। जो हमारे पास पहले तो पहली स्टेज पे आते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू log 2n, फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास को टोटल कितनी बनी, जो भी n होगा ना, 8n दिया है तो 2 बेस रखेंगे, तो जो हमारे पास 2 पावर 3 कितना बनता है 8, तो इट मीन जो लॉग आपका पास आएगा वो क्या आएगा 3। तो ये जो लॉग बता रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेजेस आएंगी वो 3 आएंगी। अगर फॉर सपोज की जगह पे मैं 16 बिट्स दे दूं, 16 आपके पास डेटा की बिट्स हो, मतलब यूं सीक्वेंस जो है ना 16 हो, जो नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी बनेंगी 2 पावर 4, तो इट मीन 2 यहाँ पे पावर लॉग 4 4 तो स्टेजेस 4 बनेगी। बात क्लियर होगी? 4 to the 8 जी सर। सर ये आपने क्या जूम मीटिंग खरीदी हुई है, परचेज की हुई है? नहीं नहीं, तो वरना वो जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं 40 मिनट्स की। नहीं उस पे कंडीशन होती है कि 2 से ज्यादा होंगे ना, तो जो 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर उसमें ये आता है कंडीशन, अच्छा सर, सही फिर खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ तक सही। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, ठीक है, गुड। तो पहले स्टेज, फिर हर स्टेज पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 2 पावर स्टेजेस। मतलब अब मिसाल तौर आपके पास स्टेजेस कितनी आई, 3 आ गई, तो जो फॉर्मूला में 3 अप्लाई करेंगे तो हमें जो ब्लॉक्स का साइज मिलेगा वो 4 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो सही है साथ सर। साथ में देखते भी जा रहे हैं ना ये फॉर्मूला अप्लाई। अच्छा, हर इस तरीके से जो है ना, अब ये देखते जाएं, ये जो आपको समझ में आया ना, मैं स्लाइड चेंज करता जा रहा हूँ, नजर आता जाएगा। ये देखो, सेकंड स्टेज पे आपके पास जो ब्लॉक्स आएंगे 2, और थर्ड स्टेज पे 3। अच्छा, अब हर जो नंबर ऑफ जो बटरफ्लाइज पर ब्लॉक कितने आएंगे, अब बात समझ में आ गई? जी सर। ये जो है बड़े अच्छे तरीके से ये स्लाइड अच्छी मिल गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, तो जी ये तभी इतनी आराम से समझ आ गया, वरना बहुत कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट है। काफी कॉन्सेप्चुअल है नो डाउट, मगर इंटरेस्टिंग है, चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास डिसिमिशन अटेम्प्ट, जिसको हम DID-FFT कहते हैं। तो उसको ये तरीका आपके पास है कि कितने नंबर ऑफ बटरफ्लाइज होंगे, क्या होगा, और उन बटरफ्लाइज का जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स और इनपुट इंडेक्स, यहाँ पर जो अब इसमें ही इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं इस पार्ट को फिलहाल नहीं, मैं हम सिर्फ कैलकुलेशन तक जा रहे हैं। वो जो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो ना प्रोग्रामिंग के थ्रू उन्होंने की हुई, जो C++ के थ्रू, तो उस हिसाब से मैं उस पार्ट को नहीं करवा रहा हूँ। हम यहाँ तक आपको बात आई होप के समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो क्यूरी हो, जो चीज समझ में ना आई हो, या जो पूछनी हो तो पूछ लें। मैं आपको कुछ और भी चीज एक दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें 2 चीजें एक साथ थी, जो कि मुझे था कि आप लोगों को दिखानी है।
रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी या बंद है? ओके तो अच्छा, तो आज के पार्ट में हमने एफएफटी को देखा और सर्कुलर कन्वोल्यूशन को देखा। एफएफटी की काफी चीजें कवर करनी है, अभी कुछ चीजें अभी हमारा जो उसको कवर करनी है, हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। और ये आपके एग्जाम्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, और जो पूरा लेक्चर मैंने समझा दिया, इसके एग्जाम्पल्स कुछ करवाएं और कुछ और मैं इस आपको शेयर करूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग से जरूर शेयर कीजिए, अदरवाइज हम और भी अगले आने वाले लेक्चर्स में उसको मजीद डिस्कस करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।